एवरीवन, वेलकम टू ऑफिस अड्डा 24/7। दिस साइड सी आरती और आज हम लोग दोबारा मिल चुके हैं। एज यू ऑल नो, आपके सीआईबी के रजिस्ट्रेशंस चालू हो चुके हैं, तो अब आप लोगों के ऊपर थोड़ा सा हैवी प्रेशर भी आने लग गया होगा कि पढ़ाई कैसे करें, क्या करें, कब करें। डोंट वरी। क्यों? क्योंकि आप लोगों के लिए सारे सॉल्यूशंस तो हमने तैयार करके रखे हैं, वो मैं आपको बता दूंगी। और अगर आपने उसमें एनरोल कर लिया है तो बहुत बढ़िया, आपने तो क्लासेस शुरू भी कर दी होगी। करेक्ट। तो यहाँ पे जैसे कि आपको पता है, जैसे टाइटल आप देख रहे हैं 10 मिनट्स कॉन्सेप्ट शो, जहाँ पे हम लोग डेली मिलते हैं, डेली जानते हैं कि क्या इस छोटे छोटे जो टॉपिक हैं, जो एबीएफएम में हमें कंफ्यूज करने वाले जो टॉपिक्स हैं, उससे आखिर हमें कैसे डील करना है। करेक्ट। तो आज हमारा एक और न्यू टॉपिक है, दैट इज कोसो, COSO। अरे इसका मतलब क्या? अभी जान जाएंगे कि इसका मतलब क्या। जैसे कि आप लोग को पता है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग एबीएफएम की बात करते हैं। एबीएफएम में अभी जो हमने शुरुआत किया है वो मॉड्यूल ए से किया है। तो मॉड्यूल ए में हमें बहुत सारी अलग अलग थ्योरी देखनी पड़ती है। करेक्ट। जो मॉड्यूल ए वाला पार्ट है ये काइंड ऑफ थोड़ा थ्योरी बेस्ड ज़्यादा है, यहाँ पे थ्योरी को रखना ज़रूरी है। तो ये थ्योरी हम कैसे रिटेन करें, इसका सॉल्यूशन तो ये होता है कि आप बार बार चीज़ों को पढ़ें। क्या आपके पास टाइम है? क्या आपके पास टाइम है कि आप ये पढ़ पाएंगे ना? तो फिर क्या करें? यहाँ पे आपको चाहिए बार बार रिवीजन। तो उसके लिए सॉल्यूशन है आपका 10 मिनट्स कॉन्सेप्ट शो, जहाँ पे हम लोग हर एक छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं, जो थ्योरी है, जो आपके केस स्टडी में आने के चांसेस है, उस पर हम लोग 10 मिनट के अंदर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, ताकि बेसिक क्या है आपको वो पता चल जाए। ताकि जब क्वेश्चन में जब आप एग्जाम में टाइम इन्वेस्ट करेंगे ना केस स्टडी के पीछे, तो आप एटलीस्ट फाइंड आउट कर सके कि इसका मतलब क्या है, आखिर ये कौन से पार्ट से पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आज ऐसे ही एक पॉइंट आने वाला है, दैट इज कोसो। अब ये कहाँ यूज होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, क्या हम ये नहीं जानेंगे? अरे क्यों नहीं जानेंगे, बिल्कुल जानेंगे। इसका फुल फॉर्म होता है आप लोगों के लिए कमिटी ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशंस। कमिटी ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशंस मतलब यहाँ कुछ ना कुछ बात हो रही है आप लोगों के लिए इंटरनली। कोई कमिटी है जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ ना कुछ हेल्प करने वाली है। तो ये जो चीज है ना, ये एक्चुअली आपके विद इन द ऑर्गेनाइजेशन चीज यूज होती है। अब यहाँ पे आप लोगों के लिए ना बड़े बड़े अलग अलग बाइफरगेशंस दिए हुए हैं। वो क्या है? वो आप लोगों के ये सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है। अब एग्जाम में आपको इसको बाइफरगेट करने नहीं पूछेगा, बट आपको ये समझ में आ जाए करके हमको इसका थोड़ा थोड़ा मीनिंग समझ लेना चाहिए। और अगर एग्जाम में पूछ लिया कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो कौन सी कमेटी फॉर्म करके चीज़ों को संभाल सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं हम उसे कैसे अचीव कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, दैट इज कोसो। ये कमेटी फॉर्म होती है जो ये एक इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन पे हेल्प करती है चीज़ों को अचीव करने पे। करेक्ट। जहाँ पे सबसे पहला जो आपका पॉइंट है दैट इज कंट्रोल एनवायरनमेंट। उसके बाद सेकंड आता है आप लोगों के लिए रिस्क असेसमेंट। थर्ड है आप लोगों के लिए कंट्रोल एक्टिविटीज। फोर्थ है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। और फिफ्थ है मॉनिटरिंग। अब बात करते हैं कंट्रोल एनवायरनमेंट की। एज यू ऑल नो कि हम कहाँ काम करते हैं, हम एक बहुत कॉम्पिटिटिव डायनेमिक एनवायरनमेंट में रहते हैं। तो यहाँ पे हमें हर चीज़ को देखना पड़ेगा कि ऑर्गेनाइजेशन के जो अंदर है तो क्या वो बाहर वाले लोगों के साथ डील कर पाते हैं, क्या हम चीज़ों को कंट्रोल में कर पाते हैं, जो हमारा इन्वायरमेंट है कैसे हम उसमें परफॉर्म कर पाते हैं। करेक्ट। यहाँ पे मेनली चीज़ ये देखनी चाहिए कि हमारे जो लेबर्स हैं उनका इन्वायरमेंट कैसा है, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन पे क्या एक हेल्दी इन्वायरमेंट लेके काम कर पा रहे हैं। तो ये होता है आप लोगों का फर्स्ट पॉइंट, दैट इज कंट्रोल एनवायरनमेंट। सेकेंड है रिस्क असेसमेंट। अब कोई भी काम करिए, रिस्क तो है, रिस्क तो है, और वो रिस्क को आपको समझना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि हमेशा कोविड आ जाए, जरूरी नहीं हमेशा मार्केट क्रैश हो जाए, जरूरी नहीं कि हमेशा बारिश होके फ्लड होके सब बह जाए ना। हो सकता है आपके ऑर्गेनाइजेशंस में ही कोई दिक्कत हो जाए, हो सकता है कि आपके लेबर्स में ही कोई तनाव हो जाए, हो सकता है यहाँ पे जो इंटरनल मैनेजमेंट है यहीं पे फ्रॉड हो जाए।
तो बाहरी की क्या जरूरत जब घर के ही अंदर हमें इतनी चीजें देखनी पड़ रही है। तो ऐसे रिस्कों से भी हमें सावधान रहना है। हु विल मेक ये सारी चीजों का एडजस्टमेंट? कोसो, हमारी कमिटी, करेक्ट। आई फिर बात करते हैं कंट्रोल एक्टिविटीज। यहाँ पे जो भी परफॉर्मेंस हो रही है, अब अगर कोई इसकी निगरानी नहीं करेगा तो सब तो अपने मन के राजा। तो ये जो अपने मन के राजा बन के घूमने रहे हैं लोग, वो ना बने करके हमें यहाँ पे कंट्रोल करना पड़ता है अलग अलग एक्टिविटीज के लिए। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। सिंपल सा आंसर, डिजिटलाइजेशन। जैसे ये हमारी टेक्नोलॉजीज बढ़ रही हैं, हमारे डिजिटलाइजेशन की और कदम बढ़ते जा रहे हैं। हम हर चीज को ह्यूमन से लेके रोबोट तक पहुंचा दिए। तो हमें टाइमली समझना भी चाहिए कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो हमारा बिजनेस है, उसमें सबसे एडवांस कौन सी टेक्नोलॉजी को हमें यूज करना चाहिए, कैसे हमें ये टेक्नोलॉजी के साथ वर्क करना चाहिए। करेक्ट। तो ये क्या है? ये आप लोगों का इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। और आखिरी आता है दैट इज मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग क्या कि आखिर कैसे आपको चीजों पे निगरानी रखनी चाहिए। आपने तो करवा लिया, आपने कंट्रोल वाली एक्टिविटीज देख लिया, रिस्क फाइंड आउट कर लिया, सब चीज कर लिया, बट आपने तो मॉनिटर ही नहीं किया कि क्या जो आपने डिसाइड किया था क्या वो फॉलो हो रहा है, क्या जो हमने ये एसेस किया था रिस्क, क्या ये हम सही सोच रहे थे। जो इतना सब हमने सोच लिया है, क्या हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो ये सब के लिए आपको फिफ्थ चीज देखनी पड़ती है, दैट इज मॉनिटरिंग। करेक्ट। तो ये आपका एक बहुत स्वीट सा टॉपिक है, दैट इज कोसो, कमिटी ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशंस, कंट्रोल एनवायरनमेंट, रिस्क असेसमेंट, कंट्रोल एक्टिविटीज, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड मॉनिटरिंग। ठीक है, ये सारी चीजें कहाँ पे कौन दे रहा है हमें? कमिटी ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशंस। एक हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरनली कितनी सारी चीजों को समझना है, करना है, ताकि वो अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर पाए। उसके लिए हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे? कोसो, कमिटी ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन। चलिए, तो ये आपका एक छोटा सा पार्ट तो रिवाइज हो जाता है। बट अब आप सोच रहे हैं कि जैसा मैंने आपको बताया कि क्या करना चाहिए अगर आपके CIB रजिस्ट्रेशन चालू हो गए हैं। तो अरे सबसे पहले तो रजिस्टर करवाना चाहिए हमें। करेक्ट। फिर सेकंड क्या? सेकंड आपको आना चाहिए अड्डा 247 की साइट में, जहाँ पे CIB जून 2024 में जाना चाहिए। और आप लोगों के लिए जो बैचेस आ चुकी हैं, इनमें इनरोल कर लेना चाहिए। ज़्यादा देर उतनी ज़्यादा प्रेशर, उतनी ज़्यादा मुसीबतें। तो हम मुसीबत क्यों ले? वैसे ही हमारे एम्प्लॉयर, हमारे बैंक में तो वैसी मुसीबतों की बहुत बड़ी लिस्ट है, तो कहीं से तो हमारा वर्कलोड कम होना चाहिए ना। तो ये आप लोगों के लिए सॉल्यूशन है कि जहाँ से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। किसके लिए? CIB जो आपका आने वाला अपकमिंग अटेम्प्ट। यहाँ पे आपको बैचेस मिलेंगी, जोश एंड ज़ील। और अगर आपको चाहिए ऑल टुगेदर सब कुछ, मेहनत आपको बार बार ढूंढने की ना करना पड़े। देखिए, मेहनत करनी है, पर कौन सी मेहनत ना करना पड़े कि आप कौन सा लेक्चर लें, आप कौन सा रिकॉर्डिंग देखें, आप कौन सा हमको रिवीजन लेना चाहिए, ये आपको बार बार परेशानी ना हो। तो आपके लिए अल्टीमेट सॉल्यूशन होता है दैट इज CIB 2.0 का महापैक, जहां पे आपको एक बार में ही सब कुछ मिल जाएगा। और याद रखिए, आपको ध्यान में रखते हुए, हमेशा आपके लिए अच्छा ही सोचते हैं हम लोग, तो आप लोगों के लिए भी यहाँ पे 3 मंथ्स के लिए भी महापैक आ चुका है। ठीक है, 3 मंथ्स के लिए भी महापैक आ चुका है, जहाँ पे आपको सारे जो भी ये जोश ज़ील जो मैंने अभी बैच दिखाया वो भी इंक्लूडेड है। फ्यूचर में जो क्रैश कोर्स आएगा वो भी इंक्लूडेड है। फ्यूचर में जो रिवीजन बैच आएगी वो भी इंक्लूडेड है। उसके अलावा जो भी मॉक टेस्ट होते हैं, लाइव क्लासेस में जो आपको डाउट आता है, हर चीज़ सॉल्व करने के लिए, टेस्ट देने के लिए, एवरीथिंग इज हियर। बुक्स भी इंक्लूडेड है। अब क्या चाहिए? बस आपकी मेहनत चाहिए। बट याद रखिए, यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे कोड, सॉरी यहाँ पे अभी आपको जो दिख रहा है अमाउंट, दैट इज व्हाट 26,099। तो क्या हमें इतना सब देना है? ना भाई ना, आपको यहाँ पे कोड लगाना है। देखिए, आप कोड लगाएंगे ना, आप जैसे ही Y895 जैसे ही एंटर करेंगे तो आपका अमाउंट हो जाएगा 5,200। करेक्ट। कोड याद रखिएगा, कोड नहीं लगाया तो अमाउंट देना पड़ता है इतना, और कोड लगा दिया तो लाइफ इज जिंगा लाला। तो लाइफ जिंगा लाला बनाने के लिए आपका कोड है Y895। जैसे ही ये कोड यूज करेंगे तो बस आपको देना है 5219। ज्यादा अमाउंट नहीं है,
इससे ज़्यादा तो आपको प्रमोशन के बाद मॉनिटरी बेनिफिट्स होते हैं। तो इतना इन्वेस्टमेंट तो हमें देना ही चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपको दूसरा इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं करना है, केवल आपको रजिस्ट्रेशन फीस देनी है और यहाँ पे हमारे साथ इनरोल करना है। बस ये दोनों खर्चे हैं और इससे आपको जो मॉनिटरी बेनिफिट होने वाला है वो तो फिर तो नेवर एंडिंग है, जैसे कि आपको तो पता ही है। चलिए, पर याद रखिएगा यहाँ पे जो आपका कोड है वो है Y895। चलिए, तो कल भी मिलेंगे एक न्यू टॉपिक के साथ और समझेंगे कि क्या क्या हमको एग्जाम में तकलीफ देने वाले छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उसे हम कल देखेंगे। और आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे ऑफिसर्स अड्डा 247 के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि जो भी सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आए हम आप तक पहुंचा दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।